अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है उसको कोई मेंशन करना चाहेगा? जी सर। सर आपने इफ एल्स कंडीशन पढ़ाए हैं, उसको रिपीट ये कर दूं? उससे पहले भी बता दें कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं आज तक। वो फिर रिवाइज रहता है ना, माइंड में रहता है, भूलता नहीं है। एक्चुअली सर मैं ना अब पहला दिन है इस कोर्स में, तो अच्छा अच्छा। वैसे पाइथन इतनी आती ही तो है लेकिन। अच्छा सर, आप ये बता दीजिएगा कि ये जो गूगल कोलिब है ना, इसको मैंने काफ़ी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो क्या आप थोड़ा सा उसका, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बता सकते हैं जल्दी जल्दी से? बेनिफिट्स तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोई कोई ना कोई कोड एडिटर यूज़ करना होता है। तो आप अपने पीसी में भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। वीएस कोड है, उसके अलावा भी हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास गूगल कोलैब है और जुपिटर नोटबुक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल कोलैब का बस ये फ़ायदा होता है कि जैसे हम गूगल के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं सारे, वो हम दूसरों से शेयर कर सकते हैं। दूसरे उसके अंदर कोई ना कोई एडिट कमेंट पास कर सकते हैं। यही गूगल कोलैब में होता है। और दूसरा ये होता है कि इसके अंदर जो रन टाइम होता है, जो वो मतलब कोड हमारा रन हो रहा होता है, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए रन हो रहा होता है। मतलब अगर आपका पीसी स्लो है और उसमें कोई कोड रन सही नहीं हो पा रहा, तो गूगल कोलैब में आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं। जो इनका जीपीयू होगा या सीपीयू होगा, वो कोड को रन करने के लिए यूज़ हो रहा होगा। अच्छा जी सर, से हम गूगल ड्राइव वगैरह पे फाइल अपलोड करते हैं तो उस पे लोग कमेंट कर सकते हैं, इस तरह से काम करता है? अब जी यहाँ जी, पर आप ऐसे शेयर। अच्छा अच्छा। ऐसे ही है। ये देखें ना आप, जैसे ये गूगल ड्राइव का लोगो आया हुआ है यहाँ पर, और ये नोटबुक जो जी। है ये मेरी ड्राइव में ही बनी हुई है। तो अगर मैं इसको शेयर करूंगा, उसी तरह के ऑप्शन आ जाएंगे कि मैं दूसरों को क्या शेयरिंग की अथॉरिटीज़ देना चाहता हूँ, जैसे गूगल ड्राइव की किसी भी फाइल के लिए आते हैं। तो ये उसी तरह है ठीक है। बिल्कुल। जैसे अच्छा हम कोई अच्छा। एक्सेल या वर्ड की फाइल भी बनाते हैं ना गूगल में, गूगल फॉर्म्स बनाते बिल्कुल। हैं, उसी तरह है बिल्कुल। ऑलराइट। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में देखा कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो काफ़ी इजी है बाकी लैंग्वेजेस से। इसका सिंटेक्स काफ़ी इजी है और इसके अंदर काफ़ी कम लाइंस ऑफ कोड इन्वॉल्व होते हैं वही काम करने के लिए जो बाकी लैंग्वेजेस में 6 to 7 या उससे भी ज़्यादा लाइंस रिक्वायर्ड होती हैं। दूसरा ये है कि पाइथन के अंदर काफ़ी चीज़ें बिल्ट इन मौजूद हैं हमारे पास। और बाकी लैंग्वेजेस में हमें जो बेसिक फाउंडेशनल कोडिंग होती है वो करनी पड़ती है। पाइथन में हम डिफरेंट मेथड्स और फंक्शन यूज़ करके अपना काम जो है वो कर सकते हैं इजी वे में। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी बेसिक्स को नहीं इग्नोर करना चाहिए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि कोई भी लैंग्वेज आए तो वो हमारे लिए उसको देखना, उसको समझना मुश्किल ना हो। दूसरी चीज़ ये कि हमने देखा कि फिर पाइथन में डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनके क्या सिंटेक्स होते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स देखी, वेरिएबल्स देखे, वेरिएबल के नेम के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखा कि नेम वेरिएबल का रखते हुए क्या क्या चीज़ें हमें जहन में रखनी पड़ती हैं। उसके अलावा हमने टाइप कास्टिंग देखा कि अगर हमारे पास कोई एक डाटा टाइप है और हमने दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है हमारे किसी ऑपरेशन के लिए, उसके साथ हमने कुछ काम करना है, तो उसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट होती है जो हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट के लिए यूज़ होती है, और इनपुट फंक्शन होता है जो हमारे पास यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक इनपुट होती है, उसके ऊपर कोई ना कोई एल्गोरिदम या प्रोसेस चल रहा होता है, और उसके बाद उसकी कोई ना कोई आउटपुट आ रही होती है। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं उनमें यही चीज़ जो है वो ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद होती है, लेकिन अल्टीमेटली होता यही है। उसके अलावा फिर हमने देखा कि अ, हमारे पास डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। फिर हमने ऑपरेटर्स देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। कल हमने एक एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखा कि ये किस लिए यूज़ होती है, इसमें लॉजिक क्या होती है, और अगर हमने शॉर्ट हैंड में इसको लिखना हो इफ़ एल्स को, तो उसका क्या सिंटेक्स होता है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है खुद लिखने के लिए, लेकिन दूसरे का लिखा हुआ कोड समझने के लिए हमें इसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जी प्लीज़।
अच्छा। थोड़ा सा। इसके अलावा, जी सर। जी सर, जी सर बताएं। आपने कुछ पूछा था सर, इधर में थोड़ा सा नहीं नहीं, मैंने जो पूछा नहीं है, वो बीच में कोई बोलना चाह रहे थे ना, इसलिए मैंने पॉज किया था कि हो आप कोई जाता क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा। है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि आइडेंटिटेशंस जो होती हैं उनसे हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में पता चल रहा होता है कि जो हम कोड लिख रहे हैं वो किस चीज़ के अंदर रन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर रन नहीं होगी, बल्कि इस कंडीशन के बगैर ही रन होती रहेगी। अगर मुझे इस कंडीशन के अंदर रन करना है तो मुझे इसके अंदर आइडेंटिटेशंस ऐड करनी पड़ेंगी, और सारे कोड में हमारी सेम आइडेंटिटेशंस होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। उससे पहले सेम स्पेसेस होने चाहिए। और जो स्टैंडर्ड है बुक में, मैनुअल में पाइथन के, जो मैंने यहाँ पर स्टाइल गाइड भी रखी हुई है, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, ताकि इस कोर्स के बाद भी अगर कोई नई चीज़ आप लोग देखना चाहें तो जस्ट अ सेकंड, ये जूम मीटिंग वाला ऊपर से कैसे हटेगा। अच्छा, ये हमारे पास आ रहा है पाइथन की स्टाइल गाइड, जो इसका मैनुअल है, यानी जो ऑथर ने लिखा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने कैसे बनाई और उसके अंदर कैसे करी, सारी चीज़ों का सिंटेक्स है क्या, सारी चीज़ें, ये हमारे पास इसका सारा मैनुअल है। तो मैनुअल में जो चीज़ें होती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं और सबसे अच्छे वे में होती हैं, क्योंकि ये उसी ने लिखा होता है जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी होती है। तो इसके अंदर ये है कि आपने जो स्टैंडर्ड स्पेसिस ऐड करनी है आइडेंटिटेशन के लिए, वो 4 स्पेसिस होती हैं। अच्छा। इसके अलावा फिर आज हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ कंडीशंस क्या होती हैं, और अगर हम कोई कंडीशन किसी जगह अप्लाई कर नहीं कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन हम कोई वहाँ पर आउटपुट नहीं करना चाह रहे, कोई स्टेटमेंट एंटर नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि वो कंडीशन जो है वो हमारी एग्जीक्यूट हो लेकिन उसका कोई आउटपुट ना आए, तो उसके लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं ये देखेंगे। ये दोनों चीज़ें देखने के बाद हम कुछ प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सब लोगों की कंट्रीब्यूशन हो और आप सब लोग जो हैं उन आपके माइंड में अच्छे से इसका सिंटेक्स और सारी चीज़ें बैठ जाएं। उसके बाद फिर हमारे पास अगर टाइम बचा तो हम लूप्स को देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में। अच्छा, अभी हम देखते हैं। अच्छा, इस कोड में अगर कोई कल नहीं था और नॉन सी एस बैकग्राउंड से हैं कोई आप में से, और कल वो अवेलेबल नहीं थे, तो आप काइंडली मुझे बता दीजिए ताकि मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। वरना अगर आप लोग सी एस बैकग्राउंड से हैं या फिर आप लोग कल अवेलेबल थे तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स देखते हैं। सर मुझे तो आता है, पढ़ा था कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो किसी और को अगर कोई मसला है तो पूछ लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी सब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको कल ज्वाइन किया था। अच्छा, आज हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड से मुराद, जब कोई नेस्टेड लूप बोल रहा हो या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोल रहा हो, तो उससे मुराद होता है कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ नेस्ट हुई हुई हो। ठीक है, मतलब जैसे ये मेन स्टेटमेंट हो और उसके अंदर एक और स्टेटमेंट यूज़ हो रही हो, या एक लूप चल रहा हो मेन और उसके अंदर एक और लूप हमें ऐड कर दें, तो उसको कहते हैं नेस्टेड। तो इस नेस्टेड इफ कंडीशंस में भी यही होगा कि फॉर एग्जांपल हम एक सिनेरियो लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम चेक करता है कि कोई आइटम है हमारे पास, ठीक है, और उस आइटम का वो चेक करता है कि हमारे पास कलर क्या है। ठीक है, कलर चेक करने के बाद वो चेक करता है कि आइटम की टाइप क्या है। ठीक है, और टाइप चेक करने के बाद हमारा प्रोग्राम चेक कर हमें बताता है कि जो उसके पास लिस्ट है, गिवन लिस्ट, उसमें से वो कौन सा आइटम है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम लिखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी नेस्टेड इफ कंडीशंस कैसे यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि रियल टाइम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो अ, वो वाला कोड कोई मुझे लिखवाना चाहेगा कि हमने दो इनपुट लेनी है यूज़र से। एक तो हमने उससे पूछना है कि आप कलर बताएं, और दूसरा हमने पूछना है कि आप टाइप बताएं कि किस टाइप की बात कर रहे हैं या किस नीश की बात कर रहे हैं। तो ये दो लाइंस कोई मुझे लिखवाना चाहे अगर।
जी सर, इंटरव्यू आइटम या इस तरह से कलर, इंटरव्यू और कलर इनपुट के थ्रू। ठीक है। Input, जी मैम प्लीज enter the color. एंटर दी कलर। ठीक है। और अच्छा, अब जब हमने कोई वैल्यू इनपुट ली है तो अ, हमने उस वैल्यू को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, हमने कोई भी यूज़र से वैल्यू ली है, अब हमने उसके साथ कुछ ना कुछ करना है, उसके साथ फर्दर ऑपरेशन करना है। तो हमें क्या करना होगा कि उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। जैसे ये कलर वेरिएबल में मैंने इसकी जो मैंने इनपुट ली वो स्टोर कर लिया है, ताकि मैं इसके साथ बाद में ऑपरेशन कर सकूं, इसको चेक कर सकूं कि ये क्या वैल्यू है, और डिफरेंट उसके साथ मैं कंडीशंस लगा सकूं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इनपुट स्टेटमेंट लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं एंटर द टाइप और कैटेगरी। ठीक है। अच्छा। सर काइंडली जरा ये दोबारा रिपीट कीजिए, मैंने अभी भी ज्वाइन किया है। जी। अच्छा, हम लोग एक कोड लिखना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम यूज़र से पूछेंगे कि आप कलर बताएं, और दूसरा उससे पूछेंगे कि आप कोई टाइप बताएं। फिर जो उसने कलर और टाइप बताया होगा, उसकी बेस पे हम अपने, हमारे पास एक लिस्ट है, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास आइटम्स की लिस्ट है, या कोई हमारे पास उसका कोई मैनुअल है, वहाँ से हम देख के बताएंगे कि आप किस आइटम की बात कर रहे हैं। तो वो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट कर देंगे। अभी हम लिस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर कवर नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट हम इस एग्जांपल में ये करेंगे कि एक फिक्स्ड प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हम प्रिंट आउट कर देंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि हम कैसे नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड लाइन ऑफ कोड में मैंने इनपुट फंक्शन यूज़ किया, और मैंने यूज़र से इनपुट ली कि एंटर द टाइप ऑफ कैटेगरी। अब यहाँ पर मैं एक एरर कर रहा हूँ, एक मिस्टेक कर रहा हूँ। और ये मिस्टेक जो है ये हमारे पास स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में जिन्होंने अप्लाई किया है, उसमें भी, प्रोग्राम में जो हम स्टूडेंट को एडवाइस करते हैं, उसमें भी ये मिस्टेक होती है। तो कोई मेंशन करना चाहेगा कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है? सर जी हमने सर। वेरिएबल में उस इनपुट को स्टोर नहीं किया, और वो इनपुट हम आगे यूज नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बात की कि हम यहाँ पर वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, अब टाइप, ये ब्लू हो गया है। ठीक है। इसका मतलब है कि मैं टाइप को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैं कैटेगरी यूज़ कर लेता हूँ। टाइप को मैं क्यों यूज़ नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक कीवर्ड है जो कि किसी भी डेटा टाइप, किसी भी वेरिएबल या किसी भी एलिमेंट की टाइप पता करने के लिए यूज़ होता है कि वो किस डेटा टाइप का है। तो इसलिए हम जो फिक्स्ड कीवर्ड्स होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम अपनी इफ कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है। पहले हम ये कहते हैं कि अगर कलर रेड है, और उसके बाद फिर रेड कलर के बाद हम कहते हैं कि या रेड है या येलो है। ठीक है। बल्कि ऐसे करते हैं कि या कलर अगर ग्रीन है या येलो है। फिर हम आइटम टाइप उससे पूछते हैं। ठीक है। उसी कंडीशन के अंदर कि आइटम टाइप क्या है। अगर वो कहेगा कि फ्रूट है तो हम रिटर्न करेंगे कि वाटरमेलन। और अगर वो कहते हैं कि वेजिटेबल है तो हम रिटर्न कर देंगे इसको कैरेट। तो इस तरह से हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है। कि साथ साथ हम इसमें यूज़ करेंगे क्या क्या चीज़ें। एक तो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं एंड और। ठीक है, ताकि हम दो कंडीशंस चेक करें। ठीक है। दूसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में चेक करेंगे कि वो किस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। और तीसरी चीज़ हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो है नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है। और बाकी जो हमने यूज़ किया वो हमने यूज़ किया कि इनपुट फंक्शन और वेरिएबल असाइनमेंट। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसमें कंडीशन लगा सकते हैं। आप लोग मेरे साथ हेल्प करवाना चाहेंगे, या मैं खुद ही इस कोड को टाइप करूं? ये सर, इफ कलर इज इक्वल टू ग्रीन, या फिर कोई और कलर किया कर वो कर ले। ओके, हम चेक करते हैं। इफ कलर इज इक्वल टू
अच्छा, ग्रीन में ऐसे लिखूंगा स्ट्रिंग या गलत स्ट्रिंग लिख रहा हूँ? स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखते हैं ये तो, ठीक है। सिंटेक्स खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, और कोई नॉन कंप्यूटर साइंस का बंदा अगर बता दे कि ग्रीन में ठीक लिख रहा हूँ या नहीं, मैंने इसके अंदर कोई गलती की है। अच्छा, साथ में लिखते हैं और कलर इज इक्वल टू येलो। तो सर तो हैं सीएस के, इसके अलावा कोई बंदा बताना चाहे, बंदा या बंदी, जो भी बताना चाहें कि इसके अंदर क्या एरर है, क्या चीज़ मैं इसके अंदर निगेट कर रहा हूँ जो मुझे इंक्लूड करनी चाहिए। सर ग्रीन और येलो को डबल कोट्स में होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम जब कोई स्ट्रिंग को चेक कर रहे होते हैं तो हम उसको डबल कोट्स में लिखते हैं, वरना वो क्या करेगा, वरना वो मुझे एरर देगा। अच्छा, वो एरर क्या देगा मुझे अगर मैं ये कोट्स यूज़ नहीं करता? सर वो ये गूगल, ताकि अब हाँ कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, बहुत सर, वो बोलेगा, स्ट्रांग हो जी वो जाए। बोलेगा कि ये इस नाम का वेरिएबल है ही नहीं। एग्जैक्टली वो यही कहेगा कि ग्रीन या येलो नंबर जो आपने नेम्स यूज़ किए हैं, और वो हम उसको हम वेरिएबल समझ रहे हैं कि शायद हमने कलर को किसी ग्रीन वेरिएबल के साथ चेक करना है और आपने उस तरह का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो ये वाला एरर आएगा। ठीक है, उसको वो कोई स्ट्रिंग नहीं समझेगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम फर्दर कंडीशन ऐड करते हैं। जब मैंने यहाँ पर इफ़ लिखा और यहाँ पर मैं कोई कंडीशन ऐड करूँगा तो यही नेस्टेड इफ़ होता है, और इसके अंदर कोई साइंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ कैटेगरी इज इक्वल टू फ्रूट प्रिंट इच इज ए वाटरमेलन। अच्छा, अब मुझे बताएं कि फर्दर मैंने एक और कैटेगरी ऐड करनी है कि वेजिटेबल, तो मुझे यहाँ से ही इसको स्टार्ट करना चाहिए या कहीं और लिखना चाहिए इसको? सर नेक्स्ट मतलब लाइन एट द स्टार्ट से नेक्स्ट लाइन वो में? नहीं, न्यू कंडीशन होगी, जी जी, केस होगा, इसलिए एग्जैक्टली उसको नेक्स्ट लाइन बिल्कुल में स्टार्ट हम से। यहाँ से लिखेंगे ताकि हमारी मेन जो इफ स्टेटमेंट है वो ये है, जिसमें उन्होंने कलर चेक कर लिया, और उसके बाद जब कैटेगरी चेक कर रहे हैं तो वो इस कंडीशन के अंदर रन हो, इसलिए मैं इस लाइन से इसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा इफ कैटेगरी इज इक्वल टू वेजिटेबल प्रिंट इट इज ए कैरेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इस तरह से इफ लिख सकता हूँ या यहाँ पर मैं कोई गलती कर रहा हूँ? सर एलिफ अगर कर दें तो भी अच्छा होता है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए एल्स इफ। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लिखते हैं इफ, और जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है उसको हम लिखते हैं एल्स इफ। ठीक है। अच्छा, अब इस एल्स इफ स्टेटमेंट के बाद मैं एक और एल्स इफ स्टेटमेंट ऐड करता हूँ। ठीक है, उसमें मैं लिखता हूँ इफ कैटेगरी इज इक्वल टू गैजेट, और मैं इसके अंदर फर्दर एक दो कंडीशंस ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि गैजेट में मैं उससे पूछता हूँ कि अम, नहीं, इसके लिए फिर मुझे एक और वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। अम, अच्छा, इसके अंदर अगर मैं एक और कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उससे कि इफ कैटेगरी इज इक्वल टू गैजेट, तो आप यूज़र से दोबारा आस्क करें कि सब कैटेगरी वो बताएं, या इसको एस कैट लिख देते हैं, सब कैटेगरी बताएं, और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर सब कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर
फर्दर कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कैसे फर्दर कंडीशन ऐड करना, यानी दो कंडीशन मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वो चेक करे कि अगर सब कैटेगरी है किचन, तो वो रिटर्न कर दे कि इट इज़ अ फ्रूट ट्रे। और अगर सब कैटेगरी है हमारे पास क्लोथ, तो वो रिटर्न कर दे कि इट इज़ अ वार्मर। तो ये मुझे कोई आप में से लिखवा दें अगर, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सर इफ एस कैरेक्टर यानी कि सब कैटेगरी इज इक्वल टू, आपने वो को क्या क्या बताया था? ठीक है, इफ ट्रे सब ये तो कैटेगरी मेरे इज इक्वल टू फ्रूट ट्रे था यार, क्या नाम था आपने क्या बताया सर? किचन। ठीक है, अच्छा किचन। किचन। हम्म। यस तो सर। प्रिंट, अच्छा सरियावर के अलावा कोई लिखवाएं नॉन सी एस, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट कंडीशन मुझे कोई और अगर लिखवा दें जो नॉन सी एस बैकग्राउंड से हों। यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ कि अगर मैंने गैजेट वाली स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशन ऐड करनी है इसके अलावा, तो वो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, किस जगह से स्टार्ट करूँ। बेशक आप एनोटेट भी कर दें, और क्या लिखूँ वो चीज़ ऐड करने के लिए। तो जो लास्ट इफ है उससे हम नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे, एलिफ ओके। सब कैटेगरी इक्वल्स टू क्लोथ ट्रेंड। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इट इज़ ए वार्मर। ओके। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक और सिचुएशन ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ग्रीन एंड येलो में एक और कैटेगरी में ऐड करूँ। उसमें मैं पूछूं कि अगर यूज़र मुझे कहता है कि कैटेगरी में वेपन, तो मैं कुछ भी रिटर्न ना करूं, कुछ भी प्रिंट ना करूं। ठीक है, तो वो मुझे कोई बताना चाहेगा कि मैं कैसे मतलब स्टेटमेंट जो होती है उसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है वो आप ना बताएं, लेकिन मैं वो स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट करूंगा। यानी जो हमारे पास ये कलर ग्रीन और येलो है, इसके अंदर मैं फर्दर एक कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ वेपन की। तो उसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये मैं क्वेश्चन सॉरी बार बार पूछ रहा हूँ। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो पक्का हो जाए आइडेंटिशंस का, और इसका सिंटेक्स अच्छे से आप लोगों को माइंड में इनग्रेन्ड हो जाए। सर जो ये सेकंड सर क्लास एलिफ है उसके उस पे होगा। एग्जैक्टली exactly, यहाँ से होगा हमारे पास एल्स इफ कैटेगरी इज इक्वल टू वेपन। तो इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है कि अभी आप कुछ भी रिटर्न ना करें, कुछ भी प्रिंट ना करें, या कोई भी काम ना करें, उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं पास। ठीक है। पास स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है कि आपने अपने कोड के अंदर कोई कंडीशन ऐड की है, या कोई सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें आप, अगर मैं इसको पास नहीं लिखूंगा तो अब मुझे ये एरर दे देगा कि भाई आपने कंडीशन तो बता दी, लेकिन अब उस कंडीशन के बाद हमने आउटपुट क्या करनी है वो आपने नहीं बताया। तो उसके लिए हम जस्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं पास। ठीक है, जैसे हम कोई गेम खेल रहे होते हैं और हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है क्विज में, तो हम अगर उसका आंसर नहीं देना चाहते तो हम पास बोलते हैं और वो अगले बंदे के पास क्वेश्चन चला जाता है। ठीक है। इसी तरह हम बॉल्स को आपस में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, या फ्रिस्बी रोटेट कर रहे हैं, तो हम उसको पास करके अगले बंदे को दे देते हैं कि ट्रूथ एंड डेयर की जो गेम होती है उसमें हम पास कर देते हैं, अगले बंदे के पास चली जाती है वो चीज़। तो पास ऐसे ही है कि आप अपने आप से जान छुड़ा रहे होते हैं किसी चीज़ की। तो इसी तरह इस कोड में पास का इस्तेमाल है कि कोई भी हमारे पास कंडीशन आई या कोई जगह ऐसी आई जहाँ से हम चाहते हैं भाई आप जान छुड़ाओ, कुछ भी ना करो, बस अगली चीज़ पे जाओ, तो हम जो यूज़ करते हैं कीवर्ड उसको कहते हैं पास स्टेटमेंट। ठीक है। अब इस कोड को रन करके चेक करते हैं। ओके, एंटर द कलर। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ रेड, अगर फॉर एग्जांपल, जो कि हमने डिक्लेयर नहीं किया। और कैटेगरी में मैं एंटर करता हूँ टॉय, जो कि हमने डिक्लेयर नहीं की। तो हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे पास इस तरह की कोई कैटेगरी आए जो मैंने डिक्लेयर नहीं की,
तो इस तरह से बस एकदम प्रोग्राम खत्म ना हो, बल्कि वो यूजर को बोले कि आपने जो सही कैटेगरी है वो एंटर नहीं की, आप सही कैटेगरी एंटर करें। तो वो चीज़ मैं कैसे अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकता हूँ? सर अगर मैम बताना चाहती हैं तो। आज लगता है सब लोग जो है ना वो स्लीपिंग मोड में है, क्योंकि सर गर्मियाँ अगर आ गई हैं। सब लोग सर अगर चाहते हैं बताएं। बस। जी जी, आप बताएं। जी सर, लास्ट में जो है ना हमने एल्स कंडीशन यूज करनी होगी। ओके, इस यहाँ पर हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे प्रिंट प्लीज एंटर वैलिड कैटेगरी। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं रेड, और यहाँ सर ये पर एंटर कैटेगरी के करते लिए हैं। था। अच्छा, ये तो फिर इसलिए। जी जी, प्लीज बताएं। सही है, हाँ। बिल्कुल सही है। अच्छा। अच्छा, ये एल्स का बता रहे हैं कि यहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि इसको अगर ये थोड़ा सा अंदर कर लें, ये जो कलर के इसके अंदर कर दें। अच्छा, वो फिर इसलिए नहीं तो रन होगा क्योंकि जब रेड कलर एंटर नहीं होगा ना, सॉरी, रेड कलर एंटर होगा हम्म, जब, तो वो इस चीज़ को अच्छा एग्जीक्यूट ही नहीं ऐसा। करेगा प्रोग्राम, वो इस कंडीशन हम्म, के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है। सही। तो इसलिए हमें यहाँ पर एल्स ऐड करना पड़ेगा कि जब ये वाली कंडीशन वो एग्जीक्यूट ना करे तो फिर वो ये चीज़ रिटर्न कर दे। क्लियर ठीक है, हो गया। अभी हम हमारी नेस्टेड कंडीशंस भी यूज़ कर लिए हैं, हमने चेक कर लिए हैं, और हमने पास स्टेटमेंट जो है वो भी कवर कर ली है। इसमें अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, और क्वेश्चन पूछें ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर जिंदा दिल लोग मौजूद हैं, बाकी कोई क्लास अटेंड करने आया हुआ है। सर वैसे मेरे ख्याल से ये जो है ना, स्टूडेंट्स को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए तो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होता है कि वो इंगेज ही नहीं होते हैं। नहीं, क्योंकि सर स्टूडेंट्स हमारे माशाल्लाह एक्टिव हैं फर्स्ट डे से, और जी एंगेज होते हैं। आज मेरे ख्याल से कोई लिमिटेशंस हैं स्टूडेंट्स की, जिस वजह से वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही। हम्म, वरना क्लास में तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता, माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट्स। सर चैट में क्वेश्चन है सर के सर कैटेगरी के अलावा हम कलर को नहीं लिख रहे। अच्छा, अच्छा तो। कैटेगरी के अलावा हम कलर क्यों नहीं लिख रहे? हम्म। कैटेगरी के अलावा इसलिए नहीं लिख रहे कि हमारे पास जो कोड है उसमें पहले हमसे कलर पूछ रहे हैं और साथ में कैटेगरी पूछ रहे हैं। वो इसलिए कि हम फिर ना कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर नेस्टेड का वाला कॉन्सेप्ट कवर करना चाह रहे थे, इसलिए हम दो चीज़ों को इकट्ठे हैंडल कर रहे हैं, कलर को भी और कैटेगरी को भी। दो चीज़ों को इकट्ठे हैंडल करने के लिए नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ होती हैं, इसलिए फिर हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं एल्स के बाद पूछ रही हूँ। हमने कहा है ना कि जी कैटेगरी वैलिड नहीं है, तो इसमें हम जी जी, मतलब अच्छा अच्छा। प्लीज एंटर वैलिड कैटेगरी, व्हाई नॉट वी राइट प्लीज एंटर लाइक वैलिड कलर। यस, बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि हम कलर भी बोल सकते हैं, और प्लीज राइट वैलिड कलर एंड कैटेगरी, बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया है। लेकिन मैं बेसिकली बस यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, असल में स्टेटमेंट पे मैंने इतना फोकस नहीं किया। तो बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि हम दोनों चीज़ें एंटर करेंगे, कि अगर दोनों चीज़ें ही उन्होंने वैलिड एंटर नहीं की तो ये कोड हमारा, जो ये स्टेटमेंट है हमारी, ये कंप्लीट रन हो जाएगी और कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा होगा। इसलिए फिर हमें ये एज केस कहते हैं इसको, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने कोड में इन्वॉल्व नहीं की और वो ऑब्वियस नहीं है वहाँ पर, उस चीज़ को टैकल करते हैं तो उसे कहते हैं एज केस, कि आप एज केस को टैकल कर रहे हैं। वैसे तो एज केस कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये तो एक ऑब्वियस ही चीज़ है, एज केस वैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप नेगेटिव नंबर्स को हैंडल कर रहे थे और बीच में जीरो की भी कोई इनपुट आ रही थी, उसको आप हैंडल नहीं कर रहे, तो इस तरह मतलब कोई ना कोई एक केस होता है जो कि आपके प्रोग्राम में आप टैकल नहीं करे, तो उसको एज केस कहते हैं, और फिर उसको टैकल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, थैंक यू मैम फॉर एडिशन। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, अब हम कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं, लेकिन प्रोग्राम लिखने में तो मज़ा ही नहीं आएगा ऐसे, कि अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो।
अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताएं फीडबैक कि ये आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लगा है या समझ आ गया है बिल्कुल। चैट में बता दें कि क्लियर हो गया है या थोड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया है, इसको मुझे थोड़ा इजी करके बताना चाहिए। या ये भी लिख सकते हैं कि आप ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं जो हमें पहले से आती है, तो आप हमें बोर कर रहे हैं, इसलिए हम बोर होकर खामोश हो गए। ओके, ठीक है। अच्छा, हम कुछ फेमस प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक्स में। उसमें से एक होता है एवरेज और एक होता है ग्रेड सिस्टम वाला। ठीक है। ये दो प्रोग्राम्स होते हैं कि जब भी कोई भी टेक्स्ट बुक होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कि एजुकेशन करिकुलम में पढ़ाई जाए, तो उसके अंदर जब ये आपको पढ़ा दी जाती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स, तो उसके बाद ये दो प्रोग्राम एज अ टास्क दिए जाते हैं ताकि आपकी ये चीज़ प्रैक्टिस हो सके। तो हम भी इन्हीं दो प्रोग्राम्स को यहाँ पर कवर कर लेते हैं कि एवरेज वाला चले रहने देते हैं फिलहाल, ये इजी है और टाइम भी शॉर्ट है। तो ग्रेड सिस्टम वाले को देखते हैं कि प्लीज आस्क स्टूडेंट टू एंटर हिज मार्क्स बेस्ड ऑन मार्क्स शो हिज ग्रेड। और उसके अंदर क्या होगा कि ग्रेटर देन 90 जब मार्क्स होंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन 90, तो आप रिटर्न करें एक्सीलेंट, मतलब A+ रिटर्न करें या एक्सीलेंट रिटर्न करें। और 80 से 90 के दरमियान है अगर, तो आप रिटर्न करें गुड। और 60 से 80 के दरमियान है अगर, तो आप रिटर्न करें एवरेज, बल्कि अबव एवरेज। 50 से 60 हैं अगर, तो आप रिटर्न करें एवरेज। 40 से 60 हैं अगर, तो आप रिटर्न करें बिलो एवरेज। और अगर 40 से कम है तो आप रिटर्न करें पुअर। सर तो इसमें जहाँ पे जो है 42 to 60 बिलो जी जी, एवरेज और 50 to 60 एवरेज हो गई, यहाँ पे 50 to 60 बिलो एवरेज सॉरी, नहीं। यहाँ पर आएगा 40 to 50 या 40 to 49, टू बी प्रिसाइज कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर कहते हैं 50 to 59। थैंक यू मैम। अच्छा, अब ये प्रोग्राम हम लिखते हैं कि हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि अपना ग्रेड एंटर करें, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि उनके जो मार्क्स हैं वो किस रेंज में फॉल करते हैं, फिर उस लिहाज से हम प्रिंट स्टेटमेंट को रिटर्न करेंगे। तो ये प्रोग्राम मुझे कौन लिखवाना चाहेगा? सर यावर के तो मैं अलावा। बता दूँ, जी जी, आप लिखवाएं प्लीज़। तो पहले तो हम इनपुट लेंगे मार्क्स की, ठीक है। वेरिएबल होगा हमारा मार्क्स, ओके। और इनपुट में हम मार्क्स, प्लीज एंटर द मार्क्स। ओके। तो इसके बाद हम कंडीशन लिखना स्टार्ट अच्छा, करेंगे। यहाँ पर कॉलन तो नहीं आएगा? नो सर। नहीं आएगा, एग्जैक्टली ये चीज़ प्रैक्टिस से याद हो जाती है। जो जब नए यस। नए प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो फिर ये चीज़ भूल रही होती है। गुड मैम, आपको याद है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? और फिर हम इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे। इफ ओके। मार्क्स ग्रेटर देन 90, और प्रिंट करेंगे हम अच्छा, एक्सीलेंट। यहाँ पर हम इसमें कोई चीज़ कॉलन आएगा, यस, कॉलन एंटर करेंगे। ओके। और यहाँ पर हम प्रिंट प्रिंट कर देंगे एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, और ओके। सेमीकोलन। तो इसमें यहाँ सेमीकोलन प्रिंट के बाद आता है, नहीं आता है। सेमीकोलन अच्छा, नहीं है। ये हम अभी देख लेते हैं इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो एक चीज़ होती है जो मैंने कवर किया था, एक चीज़ होती है मेन कंडीशन होती है, ठीक है। कोई भी हम फंक्शन डिक्लेयर करें या मेन कंडीशन डिक्लेयर करें या लूप को डिक्लेयर करें, ठीक है। डिक्लेरेशन यानी जो होती है ना, जहाँ पे डेफिनेशन हो रही होती है चीज़ की, ठीक है, जहाँ पे ये इफ लिखा हो, एल्स इफ लिखा हो या किसी लूप का नाम लिखा हो, तो उसके अंदर हम कॉलन यूज़ करते हैं। उसके बाद जो उसकी सब लाइंस होती हैं, ठीक है, यहाँ पर इनको कहते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। जैसे एक कोई हम राइटिंग करते हैं, उसमें एक चीज़ होती है हेडिंग और फिर दूसरी चीज़ होती है बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। तो ये समझ लें इसके बॉडी पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें हम कॉलम्स यूज़ नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास मेन चीज़ होती है जो इस सारी चीज़ को कंट्रोल कर रही होती है, उसमें हम कॉलन यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो अच्छा सर, थ्रेड थ्रेड में इक्वेशन है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। जी वो डिपेंड करता है। आप 90 को इंक्लूड कर सकते हैं एक्सीलेंट में, जैसे अब यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्रेटर देन 90 लिखा हुआ है एक्सीलेंट में, और 90 को मैंने गुड में इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो मर्जी है, वो तो कोई इसमें इतना नहीं है इशू। ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं, चलें, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अच्छा, अब नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट कोई सर लिखवाना एलिफ चाहे। होगी और इफ के साथ ही मतलब कि नेक्स्ट यस एग्जैक्टली, यहाँ पर आएगा मार्क्स सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 80 एंड ऑपरेटर एंड marks less than equal to 18 format एग्जैक्टली। print good। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि आप पहले भी कोडिंग कर रही हैं या इस सेशन से सीखा है आपने। सर पहले से भी कर। अच्छा, तभी तभी आप इतना अच्छा कोड लिखवा रही हैं, ठीक है ठीक है, गुड। ठीक है, इस तरह हम बाकी स्टेटमेंट लिखते एल हैं। yes। ओके, इसी तरह हम बाकी स्टेटमेंट्स लिखेंगे अपनी, कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हैं 60 से और 79 तक हैं, तो आप प्रिंट कर दें अबव एवरेज एंड सो ऑन। इस तरह हम ये प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर अब दो चीज़ें एंड पर आके बच जाती हैं, ठीक है। अब हमने 40 से ऊपर सारी चीज़ें कवर कर ली, बल्कि इस चीज़ को मैं मेंशन करता हूँ अलग से, कि अगर हमारा स्कोर जो है वो 60 तक हमने कवर कर लिया, 59 से 59 से कहाँ तक था, 50 से 59 तक, ओके, 50 से 59 और 40 से 49 और यस, यहाँ पे हम less than लिख 40 लेते हैं condition। लेस देन 40, ठीक है। ओके, तो एक तो इसका तरीका ये है कि हम यहाँ तक जब पहुँचे तो हमने सारी एल्सिफ यूज़ कर ली, ठीक है, स्टेटमेंट्स। दूसरा तरीका इसका ये है जो मैं यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ, कि जब हम इस जगह पर पहुँच गए, ठीक है, तो जो गुड जिसकी एनालिटिकल रीजनिंग होगी या गुड लॉजिकल थिंकिंग होगी जिसकी, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे एल्स इफ का यूज़ नहीं करेंगे। वो देखेंगे कि अच्छा 40 और उससे ऊपर की सारी स्टेटमेंट्स यूज़ हो चुकी हैं, जो पीछे कंडीशन बची हैं वो बस एक ही बची है लेस देन 40 की, तो वो यहाँ पर जस्ट लिखेंगे एल्स। तो वैसे भी लिख सकते हैं एल्स इफ, लेकिन एल्स लिखने से क्या होगा कि एक अच्छा क्लियर कोड बनेगा कि इफ से स्टार्ट हो रहा है और एल्स पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं हम। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये हमारा कोड सही रन होगा या नहीं सही रन होगा।
जी सर, हाँ रन होगा, कोई एरर तो है नहीं। इंटर मार्क्स। टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है। हम्म। सर मुझे लगता है पड़ेगी, क्योंकि जो इनपुट है वो स्ट्रिंग है, और यहाँ जी, पे हम जो है वो न्यूमेरिक वर्ड मतलब है एग्जैक्टली। 90, 80 और 89। एग्जैक्टली, हमने जो वैल्यूज़ दी हैं, अगर हम इनके इर्द गिर्द कोमास एंटर कर दें फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको इंटीजर की फॉर्म में लिख रहे हैं फिर हमें कंपैरिजन करने के लिए टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास जो मैंने शुरू में बताया था कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्लासेस में डिफाइन होते हैं, जैसे इंटीजर के ऑपरेटर इंटीजर क्लास में डिफाइन हुए हुए हैं, जो बिल्ट इन क्लासेस हैं। इसी तरह स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में हुए हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कंपेयर करने के लिए किसी ने क्लास बनाई हो। तो इसलिए जब हमने इनपुट को कंपेयर करना है किसी इंटीजर के साथ, तो हमें इनपुट को भी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 50 अच्छा। एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया है। अच्छा सर, इसमें एंड ऑपरेटर आपने यूज किया, और ऑपरेटर यूज नहीं होगा? और ऑपरेटर नहीं यूज़ होगा। और ऑपरेटर अगर मैं यहाँ यूज़ करूँगा ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर और ऑपरेटर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मैं और ऑपरेटर यहाँ यूज़ बेसिकली करूँगा। क्योंकि हमारे पास मास का एक ही वेरिएबल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं, नहीं नहीं उसमें तो होगा इशू यहाँ नहीं। पे। सर ओके, यहाँ पे अच्छा, ठीक है। नहीं यूज होगा क्योंकि वो रेंज फिर उस रेंज के बाउंड ही नहीं रहेगा वो। बाउंड नहीं रहेगा और 90 से, मतलब वो 100 को भी इंक्लूड कर रहा होगा। मतलब जब मैं यहाँ पर 100 एंटर करूँगा, तो वैसे तो ये होगा कि जब ये कंडीशन रन हो जाएगी ना, तो वो बाकी कंडीशंस को चेक नहीं करेगा, ठीक है, तो और भी चल जाएगा। लेकिन अगर लॉजिकल वे में देखा जाए तो और यहाँ पे ठीक नहीं बैठता, क्योंकि जब मैंने और एंटर किया ना तो उसने चेक किया मास ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 और लेस देन इक्वल टू 89। तो जब मैं यहाँ पर 100 एंटर करूँगा ना तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। जब एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो और कंडीशन में, तो फिर हमारा आंसर भी ट्रू आता है। तो कोड में कोई मसला नहीं होगा, रन बिल्कुल सेम तरह से होगा एंड और दोनों सिचुएशंस में। लेकिन लॉजिकली इसमें थोड़ा मसला आ जाएगा। इसको देख भी लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 95। तो एक्सीलेंट रिटर्न हुआ है, ठीक है। और इस रेंज की कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, 65 एंटर करते हैं हम, तो हमारे पास रिटर्न हुआ है अबव एवरेज। अब इसके अंदर और ऑपरेटर यूज़ करके देखते हैं। अब वैल्यू करता हूँ 95, तो मेरे पास फिर भी एक्सीलेंट रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और अब मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 65, तो मेरे पास रिटर्न हो रहा है गुड, क्योंकि जो पहली कंडीशन पहले आई ना कंडीशन, वो उसने रन कर दी। ये हटे आगे से तो कुछ हम देखें। अच्छा, 65 जो मैंने एंटर किया है ना, तो उन्होंने अम, सेकंड वाली कंडीशन ये ट्रू वाली हो जाएगी कंडीशन ना। चेक कर दी है, एग्जैक्टली कि वो 89 से स्मॉल हो गया। 89 से स्मॉल है 65, ये चीज़ ट्रू हुई और इस वजह से हमारा रिटर्न हो गया गुड। तो और ऑपरेटर यूज़ करने से ये हुआ कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा जो उसका बुलियन फंक्शन रिटर्न हो रहा था वो ट्रू रिटर्न हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह की जो एडिशंस होती हैं वो बड़े मज़े की होती हैं। इससे सबको सीखने को मिलता है। तो ये जो हमारे हमने भी कोड लिखा है ये काफ़ी फेमस कोड है। जैसे मैंने पहले बोला कि कोई भी हम जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं सबकी बुक्स में होता ही है ये कोड, जब वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को सीखते हैं। अच्छा, अब हमारे 10 मिनट्स रह गए हैं। हमने नेस्टेड इफ कंडीशनल देख ली हैं, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लूप्स की तरफ मूव करते हैं, लूप्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है,
अच्छा, इस कोर्स के अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग? ओवरऑल आजकल क्या चल रहा है, कोड इन प्लेस में क्या चल रहा है, और उस तरह का कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहे वो भी पूछ सकते हैं। सर सर ने कहा था कि कोडिंग प्लेस में अगर हम एल सेक्शन लीडर सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी तैयारी भी कराई जाएगी कि हम किस तरह इस सेक्शन को पढ़ाएंगे। इवन दो कि जी। वो भी हमें बताएंगे, लेकिन मतलब उन्होंने बताया था सेशन के अंदर कि आई कोड गुरु वाले भी हमारी प्रैक्टिस कराएंगे। वो इज इट ट्रू? और अगर है तो फिर कब तक होगा? अच्छा, आई कोड गुरु की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है आपको अभी। हेड टीए मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हेड टीए होंगे वो आपको गाइड करेंगे। उसके अलावा जो आपके भी सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ओरिएंटेशन सेशन होगा, उसमें आपको बताया जाएगा और आपको सारा करिकुलम भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई कोड गुरु की टीचिंग की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, मतलब वो स्टैनफोर्ड वाले ही आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर देंगे इस चीज़ में। सही, ठीक है। बाकी ये है कि बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आती होगी, फाउंडेशंस आपकी स्ट्रांग होंगी, तभी आप अगले बंदे को सिंपल वर्ड्स में समझा सकते हैं। तो वो आप मतलब लेक्चर्स अटेंड कर लें जनरल पाइथन के, यही चीज़ें उस कोर्स में भी होंगी। बस उसमें ये होगा कि उनका अपना जो कैरल प्रोग्राम है उसके थ्रू आप स्टार्ट कर रहे होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें फर्दर प्रोग्रामिंग ऐड करते जाएंगे। लास्ट ईयर आपकी सिलेक्शन हो गई थी? मेरी? जी सर। नहीं, मेरी लास्ट ईयर मैं अभी रिसेंटली आई कोड ग्रुप पर आया हूँ, तो लास्ट ईयर मैं नहीं था। ओके। करंटली अभी हो गई हो, सिलेक्शन हो गई है? करंटली हुई है मेरी, मेंटोर एज अ मेंटोर हुई है। अच्छा अच्छा, सही। मेरी भी सेक्शन लीडर हो गई है। गुड गुड, दैट्स गुड। तो बहुत अच्छी चीज़ है सीवी में ऐड होने के लिए कि आपने जी। स्टैनफोर्ड के साथ एफिलिएटेड एक कोर्स में पढ़ाया है। हम्म। इससे अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। हाँ जी हैकाथॉन्स बिल्कुल। वगैरह और सारी चीज़ों से बहुत अच्छी चीज़ है ये। हम्म। अच्छा। सर अगर किसी की सिलेक्शन नहीं हुई और अब एज अ स्टूडेंट भी नहीं हम अप्लाई कर सकते, तो जो उनका सेल्फ प्लेस्ड वाला है कोर्स, बंदा वो करे, लाइक उसका कोई फ़ायदा होगा नेक्स्ट ईयर या ना आप करे? जी आप कर लें, कोर्स कर लें। फिर जब आप नेक्स्ट ईयर सेक्शन लीडर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। आप बिल्कुल उन चीज़ों के लिए आप बिल्कुल न्यू नहीं होंगे, आपको पहले से पता होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। और दूसरा ये है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी को बोल सकते हैं कि मैंने स्टैनफोर्ड में कोडिंग सीखी है। आई थिंक सो सर, उसका भी सर्टिफिकेट देते हैं वो ऐसे सेल्फ प्लेस्ड वाले को। अच्छा, हाँ। ठीक है। हाँ, अगर सर्टिफिकेट मिलता है फिर तो ठीक है, बहुत अच्छा। फिर आप कर लें, उसको स्किप ना करें। ठीक है बस। ओके। अच्छा, सेशन के हवाले से किसी को कोई फीडबैक है? अगर हमें अपना टीचिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए, चीज़ों की समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी सर, आपने काफ़ी काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किया। एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे अच्छे ले रहे हैं। ये जो ग्रेडिंग वाला था ना, वो था मज़ेदार एग्जांपल है सर। थैंक यू। तो समझ समझ जा सकती है इसके थ्रू। हम्म। ये एक मोटिवेशन। आपको तो पहले से ही आता है ना? कोई नया बंदा हो जिसने सीखा हो अभी? हाँ सर, जी बिल्कुल सही। सर इस कोर्स में मतलब कि हम एडवांस पाइथन भी सीखेंगे कि बिल्कुल बेसिक, लाइक हम टेंसरफ्लो या वो चीज पे भी जाएंगे? अच्छा, वो इस कोर्स में नहीं होंगी चीज़ें, टेंसर फ्लो और बाकी जो चीज़ें हैं वो मशीन लर्निंग और इस तरह की चीज़ों में यूज़ होती हैं। हम यहाँ पर बेसिक सिर्फ पाइथन सीखेंगे। किसी और कोर्स में शायद वो चीज़ें कवर हो रही हों, लेकिन मशीन उस लर्निंग के कोर्स में होती है सर वो। पहले हो हम्म रहा था 11 बजे, उसमें थी आई थिंक सो। लेकिन उससे पहले आप को लीड कोड का कोर्स करना चाहिए। डीएसए लीड कोड जब आप कर लें, 200 प्लस क्वेश्चंस हो जाएं, फिर आपको एआई पे मूव करना चाहिए।
जो आईकोड ग्रुप पे हमारे जो लीडर्स हैं वो टीच करते हैं, सर जफर शायद जो टीच करते हैं, वो कहते हैं कि पहले आपको लीड कोड करना चाहिए, डीएसए करना चाहिए। जब आपकी फाउंडेशन सारी बन जाए और लीड कोड आप कर चुके हैं 200+, फिर आप एआई और इस तरह की चीज़ों के अंदर जंप करें, उससे पहले ना करें। उससे पहले अगर आप सर करेंगे उस तो फिर आप कोर्स का गलत नाम डायरेक्शन में। क्या है? किस कोर्स का? ये जो भी बता रहे लीड कोड और वो टाइमिंग और ये कोर्सेज तो चल रहे हैं, हर डीएसए और लीड कोड के जो कोर्सेज होते हैं ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डीएसए के कोर्सेज सर एक अभी शुरू हुआ है 2 PM पे। जी, डीएसए और लीड कोड के क्वेश्चंस तो हर टाइम, सेशंस तो हर टाइम चलते रहते हैं। जी अभी सर। देखें, ये मेरी स्क्रीन अगर शेयर हो रही है स्लैक वाली, यस सर। तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंट चैनल्स हैं, ठीक है। इसमें ये कोडिंग पैटर्न्स जो है ये भी डीएसए लीड कोड का है। मास्टर डाटा स्ट्रक्चर्स ये भी डीएसए लीड कोड का है। 2 PM डाटा स्ट्रक्चर्स ये भी लीड कोड का है। 8 PM भी लीड कोड का है। और इसके अलावा भी ये 8 AM ये भी लीड कोड का है। 6 PM ये भी लीड कोड का है। काफ़ी ज़्यादा 11 AM। तो लीड कोड और डीएसए के तो काफ़ी कोर्सेज चलते रहते हैं, इसकी कोई कमी नहीं है आई कोड पे। सर तो किसी ये कोडिंग, सेशन में आप करा रहे, किसी सेशन में डीएसए? नहीं, मैं अभी नहीं करवा रहा। पाइथन के कोर्स के बाद फिर मैंने स्टार्ट करना डीएसए, ये वाला कोर्स हो जाए। असल में मैं हूँ बेसिकली एयरफोर्स में पायलट। तो मेरी जो ग्रेजुएशन है वो है बीएस एविएशन साइंसेस। और मेरा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है मिलिट्री का। और मैं फील्ड चेंज कर रहा हूँ अभी आईकोड ग्रुप पे आने के बाद। तो इस वजह से मुझे साथ साथ बीएससीएस भी करना पड़ रहा है। एमएस में मुझे एडमिशन नहीं मिला था पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स कवर नहीं थे बीएस के। तो मैं बीएससीएस एंट्री रूट, मुझे 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिला, तो साथ साथ वो भी कर रहा हूँ। इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं हो मिल पा रहा मुझे कि मैं डीएसए भी साथ साथ करूँ और साथ साथ पाइथन भी करूँ। अभी मेरा ये थर्ड कोर्स है इधर आईकोड ग्रुप पे। पहले मैंने जीआरई का कोर्स पढ़ाया था, फिर आइल्स का कोर्स पढ़ाया था, अभी मैं पाइथन का कोर्स पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं डीएसए पे मूव करूँगा। सही, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह सर काफ़ी आप एक्सपर्ट हैं। आपने आइल्स दिया है अभी तक या? नहीं, मैंने आइल्स अभी नहीं दिया। आइल्स की मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई थी, लेकिन वो यही है कि मुझे फ़ायदा नहीं था आइल्स देने का, क्योंकि अभी मेरे 3 सेमेस्टर्स रहते हैं बीएससीएस के। अच्छा वर्चुअल अच्छा। यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ। सही। तो अभी मेरा इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी है डाटा स्ट्रक्चर्स। तो मैं चाह रहा था वो सब्जेक्ट पढ़ के फिर मैं डीएसए के सेशंस दूं, ताकि अच्छे से लोगों को समझा सकूं। हाँ, सर आइल्स के लिए एज अ ट्रेनर के लिए अगर अप्लाई करना हो तो लाइक हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं आईकोड ग्रुप में? आईकोड ग्रुप का जो ऑफिशियल तरीका है वो ये है कि जो जनरल हमारा चैनल होता है उसमें एक फॉर्म होता है, आपने वो फिल करना होता है, ठीक है। जब आप वो फॉर्म फिल कर लेते हैं तो जब स्लॉट कोई अवेलेबल हो, तो उस स्लॉट की बेस पर आपको वो बता देते हैं कि अब आप सेशन स्टार्ट कर लें और अनाउंस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे ये फॉर्म है, ठीक है, यस अम, सर। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते। अगर आप जल्दी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो जो मेन मॉडरेटर्स हैं, सर मुबश्शिर, मैम मुस्कान, जी आप जी। इनको टैग करें, तो जी सर। वो फिर आपका कोर्स जल्दी। अब ये फॉर्म है, इसको फिल काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन हम्म। लोग गायब हो जाते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं तो आप मैम मुस्कान को टैग करें, ओके। और सर मुबश्शिर को भी टैग कर सकती हैं, और फिर वो आपको स्टार्ट करवा देंगे। साथ आप स्लैक में एक मैसेज कर दें कि मैंने फलां डेट से आइल्स का सेशन स्टार्ट करना है, मेरे साथ कौन कौन को ट्रेन करना चाहता है और कौन कौन मॉडरेट करना चाहता है। तो वहाँ से आपको लोग मिल जाएंगे। उनमें से जो आपको लगता है रेगुलर लोग होंगे उनको आप वहाँ से चूज़ कर लें, और फिर मैं मुस्कान को मैसेज कर दें कि ये ट्रेनर्स हैं, ये मॉडरेटर्स हैं, और मैं फलां डेट से कोर्स स्टार्ट करना चाह रही हूँ। उससे पहले ओके फॉर्म भी श्योर फिल सर। कर लें, ताकि मैं फॉर्म की आज ही कर फॉर्मेलिटी देती हूँ भी। बिकॉज आई ऑल्सो हैव आइल्स एक्सपीरियंस एंड एज वेल एज टॉफल एक्सपीरियंस। तो मैं ओके। दोनों को ही आई थिंक कर सकती हूँ, बट जो भी अवेलेबल हो सो आई वांट टू
ज्वाइन एज अ ट्रेनर। लाइक मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे मोटिवेट भी करती रही हूँ, और लाइक उनको आइल्स की प्रिपरेशन या टॉफल की प्रिपरेशन में हेल्प भी करती रही हूँ। जी, फिर तो आप अपना नॉलेज वेस्ट कर रही हैं, दूसरों को बांटें जल्दी से, इससे पहले कि वो गुम हो जाए कहीं पर। जी सर, मैं करती हूँ, आज ही इंशाल्लाह करती जी, ये फॉर्म है मैंने जो शो किया है, इसको फिल करें और साथ ही मैसेज कर दें जनरल फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या ब्रिंग योर क्वेश्चन वाले चैनल में एक क्वेश्चन कर दें पेस्ट के मैंने कोर्स स्टार्ट करना है फलां डेट से। मंडे की डेट होनी चाहिए, आफ्टर 2 to 3 weeks या आफ्टर 1 week भी हो, या कमिंग मंडे भी हो सकता है। और मैं मुस्कान से पूछ लें कौन सी स्लॉट अवेलेबल है कोर्स के लिए, तो इस तरह आप हूँ। जल्दी ओके। स्टार्ट कर पाएंगे। वैसे फॉर्म फिल करेंगे तो वो बहुत से लोग करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, इसलिए उनको सीरियस नहीं लिया जाता इतना ज़्यादा। ओके श्योर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग and for your participation, for your insightful additions। और ख्याल रखिएगा, अपनी थैंक यू दुआओं सर, में थैंक याद यू। रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।